नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे सेल कंपोनेंट। सेल के अंदर मौजूद सभी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक ऑफ सेल को जाना प्लस टाइप्स ऑफ सेल की बात की, और आज इस वीडियो लेक्चर में हम सेल के कंपोनेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है अरविंद चौहान एंड आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर। देखिए दोस्तों, ये सभी सेल में मौजूद कंपोनेंट हैं, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म एंड लास्ट वन इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। दोस्तों, कल हमने बात की थी फादर ऑफ साइटोलॉजी। वे कौन थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। बट क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों कार्ल पी स्वानसन। इसके बाद बात करें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। कल हमने बात की थी स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल की। तो देखिए, स्मॉलेस्ट सेल की हमने बात की थी ओवरऑल। वो किसकी सेल थी दोस्तों? बैक्टीरियल सेल, एंड उसका पर्टिकुलर नाम था माइकोप्लाज्मा। बट कभी कभी ये वर्ड ना देके ये वर्ड देगा पीपीएलओ। तो याद रखना है, पीपीएलओ किसका नाम है? माइकोप्लाज्मा का नाम है। इसका आप पूरा फुल फॉर्म पढ़ सकते हैं, फ्लोरो नुमेनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो दोस्तों, इस टाइप से एक सेल वॉल होगी। इस टाइप से एक सेल वॉल होगी। मैं इसका ओरिजिनल डायग्राम आपको दिखाने वाला हूं, बस यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहे हैं। इसके अंदर सभी चीजें मौजूद होंगी, तो इसको हम एक्सटर्नल कवरिंग भी बोल सकते हैं सेल का। सेल वॉल इज डिफाइंड एज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो पूछा जाए नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो आपने बताना है सेल वॉल को। ये कवर करती है एंटायर सेल को एंड सेल को प्रोटेक्ट करती है बाहर के इन्वायरमेंट से। इसकी डिस्कवरी भी किसने की थी दोस्तों? इसकी डिस्कवरी भी की थी रॉबर्ट हुक ने। तो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। एंड आप सभी जानते हैं ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, एल्गी सेल में एंड फंगी सेल में। बट ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, और इन सभी में ये प्रेजेंट होती है। इन सभी में ये प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, फंगी प्लांट का रूप नहीं है या प्लांट में से नहीं है, ये अलग है। ये अलग है, फंगी एक अलग किंगडम है। ठीक है, एल्गी को कभी कभी हम प्लांट में कंसिडर कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सेल वॉल की। ये किस सब्सटेंस की बनी है? तो याद रखना है ये बनी है सेल्यूलोज। एंड सेल्यूलोज क्या है दोस्तों? एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम अर्थ पे सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो है सेल्यूलोज, वो है आपका सेल्यूलोज। इसके बाद बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल का नाम क्या है दोस्तों, या किस कंपोनेंट की बनी है या किस सब्सटेंस की बनी है? ये बनी है पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसमें होता है दोस्तों अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट में आपको अमीनो एसिड भी देखने को मिलेगा प्लस कार्बोहाइड्रेट। एंड इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं म्यूरिन। तो हम दूसरे नाम से भी जानते हैं म्यूराइन।
चलिए फिर बात करेंगे फंगी सेल वॉल। तो फंगी सेल वॉल बनी है काइटिन की, एंड काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड है, ये भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड। फिर बात आएगी आपकी एल्गल या फिर एल्गी सेल वॉल। ये बनी है दोस्तों सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन्स की। तीनों नाम याद रखने हैं, तीनों ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्लांट सेल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। बैक्टीरियल सेल पेप्टिडोग्लाइकेन की, जो कि क्या होता है? अमीनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। फंगल सेल किसकी बनी है दोस्तों? काइटिन की, जो है पॉलीसेक्राइड। एंड एल्गी सेल बनी है सेल्यूलोज की। बात करें दोस्तों बैक्टीरिया में भी एक माइकोप्लाज्मा है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बारे में ज्यादा हमने नहीं पढ़ा है, बट हम इसको जानते हैं। माइकोप्लाज्मा किसका टाइप है? बैक्टीरिया का टाइप है। तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है, याद रखना है, ये इसका एक्सेप्शन है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। चलिए फिर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है एक स्ट्रक्चर सेल वॉल का। ये एक सेल वॉल है, ये एक सेल वॉल है दोस्तों, एक ये सेल वॉल है। इनके बीच में आप ये देख रहे हैं मिडिल लेमिला, जो कि इन सेल वॉल को आपस में जोड़ता है, जो कि इन सेल वॉल को आपस में दोस्तों जोड़ता है। ये बाहर वाला है प्राइमरी सेल वॉल, अंदर वाला है सेकेंडरी सेल वॉल। एंड दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। तो प्राइमरी सेल वॉल किसका बना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। ये बना है दोस्तों सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का एंड पेक्टिन का। देखिए पेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि वाटर में सोल्यूबल है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेक्टिन क्या है? एक टाइप की कार्बोहाइड्रेट है, जो कि वाटर में सोल्यूबल है। इसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बनी है लिग्निन एंड ये एक फिनोलिक पॉलीमर है, ये एक फिनोलिक पॉलीमर है। इसके बाद बात आएगी आपकी मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला ये बना है दोस्तों पेक्टिन से प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। देखिए पेक्टिन एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि जोड़ने का काम करता है, जो कि जोड़ने का काम करता है। और जब इसके साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम पेक्टेट बन जाता है, तो ये इसको दोस्तों रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, इसको रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम इस प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्माडेस्माटा एक पोर्स है दोस्तों। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये सेल वॉल है। यहाँ पे आपको पोर्स देखने को मिलेंगे या ओपनिंग देखने को मिलेगी, सिंपली आप इसको ओपनिंग बोल सकते हैं। तो कोई चीज अंदर जानी है या बाहर आनी है, वो इसी के थ्रू से आएगी, इसी के थ्रू से अंदर बाहर आएगी। फिर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है दोस्तों, कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसी के थ्रू से होता है। फिर बात करेंगे मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर। देखिए सेल वॉल में, प्लांट सेल में अक्सर क्या पाया जाता है? अक्सर नहीं, हमेशा सेल वैक्यूल पाया जाता है। सेल वैक्यूल यहाँ पे होता है, जिसमें वोटर होता है, जिसमें वोटर होता है। जो आप स्वेलिंग देखते हैं सेल में, वो इसी के कारण आती है। अब अगर सेल वॉल ना हो, तो ये दोस्तों फूल के फट जाएगा, फूल के फट जाएगा, इतना ज्यादा इसमें प्रेशर हो जाएगा। तो इसको मेंटेन कौन करता है? सेल वॉल इसको मेंटेन करती है। इसके बाद बात करेंगे स्टोरेज इन सीड्स। तो सीड्स में जो स्टोरेज का काम करता है, वो कौन करता है? सेल वॉल। इसमें दोस्तों एनर्जी होती है, ये एनर्जी को स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है?
कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है दोस्तों, और जिनका यूज सीड्स करते हैं, जिनका यूज सीड्स करते हैं, तो स्टोरेज का भी काम करता है। इसके बाद ये हमारा सेल वॉल कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपने बताना है थिन एमोर्फस एंड सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। तो दो एडजेसेंट सेल हैं इस टाइप से, आप इसको ठीक से बना लेना। तो यहाँ पे दो एडजेसेंट सेल है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है या लेयर प्रेजेंट होती है, इसके बारे में पूछा है। ये कैसी होती है? जेल लाइक होती है, ठीक है, एमोर्फस होती है, सीमेंटिंग लेयर होती है। तो इसका नाम आपने बताना है, ये है मिडिल लैमेला। ये है दोस्तों मिडिल लैमेला। चलिए फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिडिल लैमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो ये पैक्टीन का बना होता है, प्लस इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। तो देखिए यहाँ पे पैक्टीन तो नहीं है बट कैल्शियम पैक्टेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, ग्लेक्टेंस, ये तो नहीं होगा दोस्तों। बात करें यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टीन्स की। तो आप पीछे भी देख सकते हैं, ये है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टीन्स की। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड ऑफ। जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज की। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की, तो आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बोलते हैं सेल वॉल। तो ये किसकी बनी है? ये फिर से अगेन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सेल्यूलोज। वहां पे देखिए सिंपली दिया था प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, बट यहाँ पे कवरिंग के बारे में दिया है, तो याद रखना है कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सेल वॉल। अब बात आएगी दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही आप सेल वॉल के अंदर जाएंगे तो वैसे ही आपको फर्स्ट लेयर देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल नेचर की होती है, या फिर आप बोल सकते हैं सिलेक्टिव नेचर की होती है, और इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको सभी में देखने को मिलेगी, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, सभी में देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है लिविंग सेल की, क्योंकि अगर ये नहीं होगी दोस्तों, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल में, एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में दोस्तों सेल वॉल नहीं होती है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करेगा। इवन आप किसी भी सेल की बात करें, ये जरूरी है क्योंकि ये सिलेक्टिव नेचर की होती है, ये सिर्फ उन्हीं चीजों का ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करती है जो कि जरूरी होते हैं सेल के लिए। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। इसके बाद सेल वॉल के बाद ये सेपरेट करती है, किस किस को सेपरेट करती है दोस्तों? अंदर के सेल ऑर्गेनेल को बाहर से। ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब है, देखिए परमेबल तो होगी बट सभी के लिए परमेबल नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं के लिए परमेबल होगी जिसको ये चाहती है कि सेल के अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट नियर टू दी सेकेंडरी वॉल। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो पहली तो प्राइमरी सेल वॉल आ जाएगी, फिर मिडिल लैमेला आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद आएगा सेकेंडरी, और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? यहीं से शुरुआत होती है इस सेल मेम्ब्रेन की। तो ये किसके नियर होती है? सेकेंडरी सेल वॉल के नियर होती है। इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग सेल, मैं बात कर चुका हूं इसके बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों वायरस में
क्या सेल वॉल होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है? देखिए सेल वॉल वायरस में नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वायरस में सेल नहीं होती है, वायरस में सेल नहीं होती, इसकी डेड सेल है, तो हम बोलेंगे इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर बात करें दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था? तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। तो देखिए यहाँ पे अगर सेल की बात की जाए, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था? तो भी रॉबर्ट हुक हो जाएगा। एंड सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था? तो भी रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंपोज होती है बायोमोलिकुलर लिपिड से, बायोमोलिकुलर लिपिड से ये कंपोज होती है, ठीक है। एंड इसके चारों ओर, मतलब जो बायोमोलिकुलर लिपिड है इसके चारों ओर प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है। प्रोटीन दोस्तों इसके बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, ये क्या है? ये है प्रोटीन, ये भी दोस्तों प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सराउंडेड होता है प्रोटीन से। इसमें प्रोटीन कितना होता है? इसमें प्रोटीन होता है 60 to 80%। लिपिड कितना होता है दोस्तों? 20 से 40%। एंड कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है 10 से 20%। आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, बायोमोलिकुलर लिपिड की बनी होती है, बायोमोलिकुलर लिपिड प्लस प्रोटीन, प्लस प्रोटीन। चलिए बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो इसमें आउटर लेयर, आउटर लेयर प्रोटीन की होगी, मिडिल लेयर फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स की होगी, एंड इनर लेयर फिर से प्रोटीन की होगी। देखिए कैसे, यहां पे आप देख रहे हैं ये है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, ये है फोस्फोलिपिड बाइलेयर, इस टाइप से। इसके बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है दोस्तों, ये भी प्रोटीन है। ये दोस्तों आयन एक्सचेंज का काम करते हैं, आयन एक्सचेंज का काम करते हैं, या फिर आयन ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आयन या फिर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू से होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से। यहाँ पे देखिए आप, ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये बाहर है। ये अंदर है तो इसको बोलते हैं इंट्रागल प्रोटीन। एंड ये है फोस्फोलिपिड बाइलेयर। इसमें ये जो आप डंडे से देख रहे हैं दोस्तों, ये है फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के लेग, और ये है इसका हेड, ये है इसका हेड। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, ये वाटर को रिपेल करता है, वाटर को रिपेल करता है, ठीक है। टेल वाटर को रिपेल करेगा एंड हेड वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये है इसका पूरा डायग्राम। काफी सिंपल है, ज्यादा इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये रेगुलेट करती है ट्रांसपोर्टेशन को, जैसे कि आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो आयंस एंड मॉलिक्यूल की जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब कि अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। देखिए दोस्तों, इंडोसाइटोसिस का मतलब है अंदर की ओर, एक्सोसाइटोसिस का मतलब है बाहर की ओर। लेट सपोज ये आपकी सेल है, इसमें दोस्तों अंदर बैक्टीरिया आ जाए, हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि डिसीज कोज करता है। अब इसको मारने के लिए आप एंटीबायोटिक लेंगे, तो एंटीबायोटिक अंदर जाएगी, उसको बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। ये बैक्टीरिया को मारेगी और ये बैक्टीरिया फिर बाहर आएगा, उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। एंड इंडोसाइटोसिस इज द बेस्ट वे और इज द वे ऑफ टेकिंग फूड बाय अमीबा। मतलब अमीबा इंडोसाइटोसिस के कारण ही फूड को इनगल्फ करता है, ये पैकेट से बनाता है बाहर से, और
बाहर का खाना अंदर ले आता है, ठीक है, बाहर का खाना अंदर ले आता है। तो इंडोसाइटोसिस किसमें होता है दोस्तों? ये होता है अमीबा में। किसके लिए? फूड के लिए, क्योंकि अमीबा खाना नहीं बनाता है, अमीबा में फूड किसके थ्रू से आता है? इंडोसाइटोसिस के थ्रू से आता है। क्योंकि सेल के अंदर ही खाना बनता है, सेल के अंदर ही खाना बनता है, बट यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि इंडोसाइटोसिस जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है वो आपको अमीबा में देखने को मिलती है। इट ऑल्सो सर्व ए बेस फॉर अटैचमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन इन सम ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों इसी से साइटोस्केलेटन अटैच रहते हैं, साइटोस्केलेटन इसी सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम। तो हमारा सेल वॉल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल या फिर सेल कंपोनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा दोस्तों। न्यूक्लियस की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेल के हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, सेल का ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सेल का ब्रेन बोलते हैं। बात करें फंक्शन की, इट कंट्रोल्स ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी इन सेल। सेल डिवीजन इसी में होता है दोस्तों, इसी के कारण सेल डिवीजन होता है। सेल की ग्रोथ इसी के कारण होती है, एंड प्रोटीन का सिंथेसिस भी इसी के कारण होता है, क्योंकि यहीं से बनते हैं mRNA, tRNA एंड rRNA। समझेंगे आगे चल के, अभी हमारा ये काम नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस को अलग से ही समझना है, rRNA कैसे ये बनते हैं दोस्तों, और कैसे ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे देखिए, इसका आउटर मेम्ब्रेन ये वाला हो जाएगा, इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा इसका इनर मेम्ब्रेन, एंड ये किसका बना होता है? ये बना होता है फोस्फोलिपिड का, फोस्फोलिपिड का। इसके अंदर हो जाएगा न्यूक्लियर लेमिना। न्यूक्लियर लेमिना से अटैच होता है क्रोमेटिन। आप बोलेंगे क्रोमेटिन क्या है? तो क्रोमेटिन कुछ नहीं है दोस्तों, ये डीएनए ही होता है, ये डीएनए ही होता है। डीएनए आपको कंप्लीट फॉर्म में कहां पे दिखेगा? जब सेल डिवाइड करेगी। वैसे ये किसमें पड़ा रहता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में, धागे नुमे फॉर्म में पड़ा रहता है। देखिए यहाँ पे ये धागा है, बट कैसा है? लीनियर है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है, यहाँ पे लीनियर होता है। तो क्रोमेटिन डीएनए को ही बोलते हैं। डीएनए आपको कहां पे दिखेंगे? मतलब परफेक्ट डीएनए ये जब सेल डिवाइड करती है, ठीक है, तब ये इस रूप में आ जाएगा, क्रोमोसोम के रूप में। बट यहाँ पे ये डीएनए लीनियर फॉर्म में पड़ा रहता है, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। एंड यहाँ पे छोटे छोटे आपको हिस्टोन प्रोटीन नजर आएंगे। हिस्टोन प्रोटीन ये क्या करते हैं? इनको बांध के रखते हैं, इस पे ये लिपटे रहते हैं, इस पे ये लिपटे रहते हैं, क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। इसको सेल में अंदर समाना है, तो हिस्टोन प्रोटीन उसमें हेल्प करते हैं। बीच में ये वाला डार्क रीजन आप देख रहे हैं, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, इसकी बात करेंगे। एंड ये है डीएनए या फिर क्रोमेटिन। यहाँ पे ये है राइबोसोम, यहाँ पे ये सभी राइबोसोम है, ये राइबोसोम है दोस्तों, ये राइबोसोम है, ठीक है। अब क्या होता है, इन राइबोसोम के कारण ही प्रोटीन बनते हैं, इन राइबोसोम के कारण ही प्रोटीन बनते हैं। आगे समझेंगे कैसे बनते हैं। तो इसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं, एक रफ एक स्मूथ। रफ साइड प्रोटीन बनते हैं। तो ये किससे लगा है दोस्तों? ये लगा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर आउटर मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है। अब बात करें दोस्तों, न्यूक्लियर पोर क्या है? फिर से ये किसका काम करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। जो भी चीज अंदर बाहर जानी है, ये उसको अलाउ करेगा। एंड इसके जस्ट करीब में इस लेमिना के, न्यूक्लियर लेमिना के जस्ट करीब में दोस्तों क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में होता है। कंडेंस फॉर्म में होता है, बहुत ही डेंस होता है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। एंड
इससे इससे थोड़ा सा आगे ये दोस्तों लूज फॉर्म में होता है, लूज फॉर्म में होता है, मतलब कुछ ऐसे होगा, ये आपका लेमिना होगा, यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में होगा और यहाँ पे दोस्तों ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। देखिए न्यूक्लियस के हम सभी कंपोनेंट को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ये किसकी बनी है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, क्योंकि दो लेयर है तो फोस्फोलिपिड की बनी है। अब इसके बीच में जो स्पेस है, एक लेयर एंड दूसरी लेयर के बीच में जो स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मीन्स आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच होता है? आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर से। फिर बात करें दोस्तों इसके फंक्शन की। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर्व टू सेपरेट क्रोमोसोम फ्रॉम द सेल्स, साइटोप्लाज्म एंड अदर कंटेंट्स। क्या मतलब है? देखिए ये है पूरा सेल, ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है, इसको आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, इसको क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? अंदर के मटेरियल को बाहर के मटेरियल से सेपरेट करता है। इसमें जो पोर्स होते हैं इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परमिट द सिलेक्टिव पासेस, ये भी सेमी परमेबल नेचर के होते हैं, मतलब जो चीजें इसको नीड होती है उसी को आने देता है और जो भी चीजें ये भेजना चाहता है बाहर उसी को जाने देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑफ सर्टेन मटेरियल सच एज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड अभी हम पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, मतलब ये सिर्फ एसेंशियल कंपोनेंट को ही अंदर बाहर आने जाने की परमिशन देता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। देखिए दोस्तों सेंट्रोसोम ये आपको सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान ही नजर आते हैं, जब सेल डिवाइड करती है तभी दोस्तों आप इनको देख पाएंगे। एंड ये अटैच होते हैं, किसके नियर होते हैं दोस्तों? ये अटैच होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बट प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट रहते हैं, जबकि एनिमल सेल में या एनिमल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सेंट्रोसोम प्रेजेंट रहते हैं। अब चलिए बात करेंगे लेमिना। लेमिना इसका काम क्या है? ये दोस्तों डीएनए को रेप्लिकेट कराता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखिए अभी आपको कुछ चीजें बहुत ही ऑकवर्ड लग रही है क्योंकि हमने अभी सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे बार बार आ रहा है सेल डिवीजन का नाम। तो डीएनए की कॉपी बनती है। देखिए ये एक पेरेंट सेल है, इसका डीएनए कॉपी होकर इसकी डॉटर सेल में जाएगा, इसकी डॉटर सेल में जाएगा, इस टाइप से दो डॉटर सेल बन जाएंगे और इनमें बराबर बराबर डीएनए चला जाएगा। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है? लेमिना में होता है। एंड ये सेल के मेम्ब्रेन को या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल या फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेमिन, न्यूक्लियर लेमिन। फिर बात करें दोस्तों न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है? आरएनए एंड प्रोटीन असेंबल किए जाते हैं। देखिए कैसे, यहीं पे देखते हैं। चलिए यहीं पे हम इसको डायग्राम में बना लेते हैं। ये है सेल, सेल में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बाहरी मेम्ब्रेन से लगा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस टाइप से। रफ डायग्राम बना रहे हैं और यहाँ पे इसकी सरफेस पर रफ इंडोप्लाज्मिक की सरफेस पर लगे हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे लगे हैं राइबोसोम, इनको बोलते हैं राइबोसोम। क्या होता है दोस्तों?
सेंटर से एक, सेंटर मतलब न्यूक्लियस से एक mRNA निकलता है। कहां से? डीएनए से। डीएनए से क्या बनेगा? mRNA बनेगा। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज कैरी करता है कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है। ये जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम के पास आएगा, और यहाँ पे राइबोसोम के पास आके फिर दोस्तों ये ब्रेन या फिर न्यूक्लियस ही डीएनए से टीआरएनए बनाता है। समझना कैसे हो रहा है सब चीजें। टीआरएनए को ट्रांसक्रिप्शन आरएनए बोलते हैं। ये कैरी करता है अमीनो एसिड को। ये अमीनो एसिड का जुगाड़ करता है, क्योंकि प्रोटीन बनने में अमीनो एसिड लगते हैं। तो ये अमीनो एसिड को लाएगा, mRNA किसको लाएगा? मैसेज को लाएगा, और यहाँ पे दोस्तों प्रोटीन बन जाएगा, खाली प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन किसी भी काम का नहीं है जब तक इसको rRNA के साथ असेंबल ना किया जाए, जोड़ा ना जाए। तब यहाँ से प्रोटीन इस टाइप से होगा, ये प्रोटीन इस टाइप से होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली प्रोटीन है। ये प्रोटीन आगे जाएगा, मतलब फिर से वापस जाएगा इसी सेल में, एंड सेल में जो न्यूक्लियोलस जो कि डार्कर पार्ट है, वहां पे जाके इसको rRNA मिलेगा। rRNA राइबोसोमल आरएनए, इसको भी कौन बनाएगा? डीएनए से बनेगा, और इसको भी न्यूक्लियस ही बनाएगा। तो डीएनए से ये बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे rRNA प्लस प्रोटीन असेंबल होते हैं, और तब ये दोस्तों कुछ इस टाइप से दिखेंगे, आपको कुछ इस टाइप से दिखेंगे। और ये दोस्तों फिर यहाँ ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करके ये पैकेट की फॉर्म में बाहर आ जाता है, और इसको गोल्जी बॉडी कैरी करती है। जिस भी पार्ट को जाना है वहां पे ये पहुंचा देती है, जिस भी सेल को ये जाना है वहां पे ये इसको पहुंचा देती है। तो इस टाइप से ये आपका प्रोटीन बनता है। चलिए फिर बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एंड इसके बाहर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट द सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो सेल के बाहर, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर जो भी सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, जेली लाइक, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड सेम यही चीज अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड दोनों को कंबाइनली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। The fluid-like substance of viscous nature filled in the cell also called protoplasm। इसको प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म में दोनों चीजें आ जाएंगी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाएगा दोस्तों। एंड प्रोटोप्लाज्म को हम फिजिकल बेस ऑफ लाइफ बोलते हैं, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर ये खत्म कर दिया जाए दोस्तों, तो इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी दोस्तों। प्रोटोप्लाज्म is also known as physical basis of life in the cell because it comprises of the living part of cell। मतलब इसमें सभी लिविंग पार्ट होते हैं। एंड इस प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था दोस्तों, पुरकिंजे ने दिया था। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड को ही हम डीएनए एंड आरएनए बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी दोस्तों? फ्रेडरिक मिशर ने इसकी डिस्कवरी की थी। एंड रिचर्ड अल्टमैन ने इसका नेचर डिस्कवर किया था दोस्तों। ये एसिड है, तो एसिडिक नेचर किसने इसका डिस्कवर किया था? रिचर्ड अल्टमैन। पोशल ने डिस्क्राइब किया 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। आगे चल के बात करेंगे, जैसे कि एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, एंड यूरेसिल है। ये सभी क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजीनियस बेसिस है, जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं, और ये ही बनाते हैं किसको? डीएनए को। इसमें दोस्तों शुगर मिलती है, एंड इसके साथ कौन अटैच होता है? इनको जोड़ने का काम करता है फॉस्फोरिक
एसिड, फोस्फोरिक एसिड। मतलब फोस्फोरिक एसिड नाइट्रोजीनियस बेस एंड शुगर मिलके बनाती है डीएनए एंड आरएनए को, डीएनए एंड आरएनए को, एंड इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए इट इज नथिंग बट डीएनए एंड आरएनए। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का बना है। मतलब आपसे कोई पूछे डीएनए किसका बना है, तो डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। तो इस टाइप से चैन के रूप में न्यूक्लियोटाइड बनते हैं और फिर बनाते हैं डीएनए एंड आरएनए। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के कितने टाइप हैं या ये किन किन चीजों से मिलके बना है। तो ये है दोस्तों, फर्स्ट पेंटोस शुगर, सेकंड है नाइट्रोजन बेस, थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोस शुगर की। तो पेंटोस शुगर में देखिए यहाँ पे राइबोज आएगा। राइबोज किस में होता है दोस्तों, आरएनए में होता है। आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबोज कहां पे होता है, डीएनए में होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। समझना है, शुगर के आधार पे ही आरएनए एंड डीएनए अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइबोज है तो ये बनेगा आरएनए, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज है तो ये बनेगा डीएनए। अब इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसलिए हमने बोला इसको डीऑक्सी, ऑक्सीजन का हटना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके आधार पे इसको डीऑक्सीराइबोज बोल देते हैं, इसको राइबोज बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा पेंटोस शुगर। पेंटोस का मतलब होता है 5, पेंटोस का मतलब होता है 5। देखिए इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है। चलिए अब बात करते हैं फोस्फोरिक एसिड की। फोस्फोरिक एसिड, इट कंबाइंस द टू न्यूक्लियोटाइड बाय एस्टर बॉन्ड। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड आपस में किससे कंबाइन होते हैं, फोस्फोरिक एसिड से कंबाइन होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो उससे क्या बनता है, डीएनए एंड आरएनए बनता है। एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये इसके पार्ट है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये सब आपस में असेंबल हो जाएंगे तो बनाएंगे ये डीएनए एंड आरएनए। तो न्यूक्लियोटाइड किसका पार्ट है, डीएनए का ही पार्ट है, ये भी डीएनए का ही पार्ट है। तो यहां पे देखिए डीएनए एंड आरएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। किसके कारण होता है, फोस्फोरिक एसिड के कारण होता है दोस्तों, फोस्फोरिक एसिड के कारण होता है। ठीक है, इट हैज एसिडिक नेचर, दैट्स व्हाई डीएनए एंड आरएनए कॉल्ड आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए दोस्तों, ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होने के कारण, क्योंकि एसिड है, एसिडिक नेचर होने के कारण ही डीएनए एंड आरएनए को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों इसके फॉर्मूला की। तो ये है इसका फॉर्मूला, ध्यान नहीं देना है, बस वैसे ही देखने के लिए बनाया है। यहाँ पे बीच में है फास्फोरस, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, फिर OH, फिर OH। ठीक है, ये है फॉस्फेट, ये है नाइट्रोजीनियस बेस, ये है पेंटोस शुगर। ये पेंटोस है 1 2 3 4 5, ये पूरा पेंटोस शुगर है। ये राइबोज भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ता है एंड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, तब जाके ये फॉर्मेशन करता है डीएनए का एंड आरएनए का। तो बेसिकली ये क्या है, ये है एक न्यूक्लियोटाइड। अब बात करेंगे नाइट्रोजीनियस बेस। तो नाइट्रोजीनियस बेस हम बेस ही क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है। किसके कारण, नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन के कारण। नाइट्रोजन एक बेसिक नेचर का होता है, इसलिए नाइट्रोजन बेस इसको बोलते हैं। तो बात करें, इसके दो टाइप हैं, एक प्राइमिडिन, एक है प्यूरिन। प्राइमिडिन में कौन कौन से आएंगे दोस्तों, थाइमिन आएगा,
जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन आएगा जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल आएगा जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड प्योरिन में आएगा एडेनिन एंड ग्वानिन। ये दो आएंगे, ये तीन आएगा। एंड इसका देखिए प्राइमेडिन का आप ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एंड ये है प्योरिन का स्ट्रक्चर, ये है प्योरिन का स्ट्रक्चर। ये सिंगल है और ये डबल है। यहाँ पे देखिए एक ही है, एक ही है, ये डबल है दोस्तों, ये सिंगल है। अब बात करेंगे डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए द बेस यूज्ड इन डीएनए आर एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। तो यहाँ पे एडेनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, थाइमिन भी होता है। आरएनए में भी दोस्तों ये सभी चीजें होती हैं, इसको छोड़ के थाइमिन के जगह यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। तो देखिए डीएनए में क्या क्या चीजें हैं, इसमें शुगर में भी डिफरेंस है। यहाँ पे शुगर डीऑक्सीराइबोस है, एंड यहाँ पे दोस्तों ये सभी चीजें मौजूद हैं, प्लस यहाँ पे थाइमिन है। आरएनए में ऑक्सीराइबोस है, एंड इसकी प्लेस पर यूरेसिल है, इसकी प्लेस पर यूरेसिल है। तो ये हो जाएगा डीएनए में, ये हो जाएगा आरएनए में। अब डीएनए का एंड आरएनए का स्ट्रक्चर हम बाद में समझेंगे। तो देखिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं सभी चीजों को। हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना, आई थिंक कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। ये है न्यूक्लियस के सभी पार्ट, ये है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसके बीच को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे हैं, और ये डॉट डॉट हरे रंग के आप देख रहे हैं राइबोसोम। ये दोस्तों क्रोमेटिन है, आगे चल के समझेंगे क्रोमेटिन क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, जिसको हम डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस जहां पे आरएनए प्लस प्रोटीन क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। तो ये है पूरा। उसके बाद हमने जाना पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फंक्शन जाने इसके। इसके बाद न्यूक्लियोलस की बात की, इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात की दोस्तों, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड की बात की। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये हमने जाना, पेंटोस शुगर होती है इसमें, फॉस्फोरिक एसिड होता है इसमें, एंड इसमें दोस्तों नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। और ये हमने बात की दोस्तों डीएनए एंड आरएनए की। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, रिमेनिंग पार्ट को हम कल कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप बनने वाला है जिसमें मैं डेली की पीडीएफ अपलोड किया करूँगा। एंड गाइस हमने स्टार्ट कर दिया है करंट अफेयर। अभी इसके लेक्चर 4-5 दिन बाद आएंगे, अभी पूरा करंट अफेयर तैयार किया जा रहा है। तो जैसे ही लेक्चर आने स्टार्ट होंगे फिर ये कंटिन्यू आएंगे, तो इनका भी पीडीएफ प्लस जो भी जीके जीएस का लेक्चर होगा उनके डेली बेसिस पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेंगे। कल को इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।